आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव आइंदा हफ्ता IAS ओहदेदारों बशमूल सेक्रेटरीज व ज़िला कलेक्टर्स के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यानी जहन साजी का सेशन मुनक़िद करेंगे। इस सेशन के एजेंडे में नए रेवेन्यू एक्ट पर अमल के नतायज का हुसूल, बिलखुसूस धरानी पोर्टल जो 29 अक्टूबर को मुतारिफ की जाने वाली है, उसके साथ साथ पंचायत राज व नए म्यूनसिपल एक्ट, किसानों की मुश्किलात, शदीद बारिश के नतीजे में फसलों को हुए नुकसानात और हैदराबाद और वरंगल में सैलाब की मुस्तकबिल में सूरत हाल को रोकने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला तमाम सरकारी स्कीमात के मौक़िफ़ का भी जायज़ा लेंगे। कोविड-19 का असर जारिया साल तेलंगाना में दशहरा की तक़रीब पर भी पड़ा है। अगरचे के शहर के मुख्तलिफ मॉल्स में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के मुकाबले शॉपिंग के मनाजिर बेहतर थे, ताहम नवरात्रि के मौके पर जिस तरह की धूम होती है वो धूम नहीं रही। फूलों और फलों की मार्केट जो रिहायशी इलाकों और मेन रोड्स पर होती हैं, उसमें भी कमी दर्ज की गई। मनादिर में जहां कभी श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद होती थी, नहीं देखी गई। शहर हैदराबाद के तमाम RTC बस डिपोज, GHMC के तमाम वर्कशॉप्स और महकमे आबरसानी के दफातर में भी सूरत हाल पहली जैसी नहीं रही। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले फूलों के त्यौहार बतकम्मा का रियासत भर में कल शब इख्तिताम अमल में आया। ये त्यौहार हमेशा तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा। शहर हैदराबाद के टैंगमट पर कल शब खवातीन की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। निस्फ शब तक ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें खवातीन के साथ साथ लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली, मुशीराबाद और दीगर इलाकों में भी ये त्यौहार मनाया गया। इसी तरह करीमनगर ज़िले में भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर और दूसरों ने भी शिरकत की। हुजूराबाद, जिमीकुंटा और कमलापुर मंडलों में मुनक़िदा इन तक़ारीब में वज़ीर ईटला राजेंद्र ने शिरकत की। पेद्दापल्ली ज़िले के रामागुंडम में भी ये तक़रीब मुनक़िद की गई। पेद्दापल्ली ज़िले के मंथनी, करीमनगर ज़िले के चुप्पाडंडी, जगतियाल ज़िले में भी मुनक़दा प्रोग्राम में ख़वातीन ने शिरकत की। वरंगल ज़िले के हनमकुंडा में भी ये तक़रीब मुनक़िद की गई। बताया जाता है कि तेलंगाना में काकतिया दौरे हुकूमत से ख़वातीन और लड़कियां ये त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शोहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएँ हैं जो जंग में मसरूफ़ होते थे। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाया जा रहा है और इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया है। मरकजी टीम का दौरा सियासी था या फिर सरकारी, इसका फैसला करना मुश्किल हो रहा है। जिस अंदाज से मरकजी टीम ने दौरा किया, इससे तो ऐसा लगता है कि सरकारी दौरा कम, सियासी दौरा ज़्यादा लग रहा था। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात और जुमे के 2 दिन के अंदर मरकजी टीम ने ना तो मुतासरीन से मुलाकात की और ना ही किसान तंजीमों से नुकसानात के बारे में पूछ-गुछ की। वो सिर्फ हैदराबाद और मुत्तहदा मेदक ज़िले का दौरा करते हुए वापस चले गए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि किसी भी मरकजी टीम, जब भी कोई मरकज़ी टीम दौरा करती है, वो अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद रियासत के वज़ीर आला से मुलाकात करती है और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए अपने सर्वे के बारे में मीडिया को वाकिफ़ करवाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मरकज़ी टीम ने रियासती चीफ सेक्रेटरी के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए आर्जी तौर पर 9,000 करोड़ से ज़ायद नुकसानात का जिक्र करने के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि मरकज़ी टीम ने वज़ीर आला से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए नुकसानात के बारे में तबादला ख्याल किया गया और रियासती हुकूमत को आफात समावी फ़ंड इस्तेमाल करने का मशवरा दे डाला। इस बात को लेकर ये सियासी चमगोयाँ चल रही हैं कि मरकज़ी टीम का ये दौरा BJP हुकूमत के इशारे पर किया गया था, इसलिए शायद अब तक नुकसानात का सही अंदाज़ा नहीं लगाया गया। मरकज़ी टीम का भी कहना है कि रियासती हुकूमत ने भी अब तक मुकम्मल नुकसानात की रिपोर्ट रवाना नहीं की है। ये सरकारी नोक-झोंक सियासी रुख इख्तियार करने में देर नहीं लगेगी, बल्कि इंतखाबात में भी ये इंतखाबी एजेंडा बन सकता है। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में 100 साल के बाद 32 सेंटीमीटर बारिश से बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई हैं। रियासती हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया, नुकसानात का जो अंदाज़ा लगाया वो 5,000 करोड़ का है और इस सिलसिले में 1350 करोड़ रुपए मरकज़ को फौरी तौर पर इमदाद जारी करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म को मकतूब भी रवाना किया गया है। इसके फौरी बाद GHMC के लिए 550 करोड़ रुपए जारी किए गए। ताहम इस मामले में तातुल बरकरार है। मरकज़ी हुकूमत इमदाद का ऐलान कब करेगी, इसका इंतज़ार किया जा रहा है।
तेलंगाना में जायदाद के मसाइल और रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के अमल को आसान बनाने के लिए धरानी पोर्टल का आगाज़ करने वाली है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 29 अक्टूबर को इस धरानी पोर्टल का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये पोर्टल दशहरा त्यौहार के मौके पर शुरू किया जाने वाला था, लेकिन इसमें जायदाद के मुकम्मल इंदराज नहीं होने की वजह से इसका इनॉग्रेशन टाला गया। धरानी में जायदादों के इंदराज को जारी किए गए फॉर्मेट पर भी अवाम की बरहमी की वजह से इंदराज का अमल पूरा नहीं हो पाया है और इस पर इसका असर पड़ा है। धरानी पोर्टल में इंदराज के लिए हुकूमत ने जियो नंबर 11 जारी करते हुए मी सेवा पर इंदराज कराने की अवाम को सहूलत फराहम की थी। इसके बावजूद भी इंदराज का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक 12,765 ग्राम पंचायत में जुमला 63,245 जायदादें हैं, जिनमें करीब 30 लाख जायदादों का इंदराज हुआ है। हैदराबाद में सूरत हाल काफ़ी नाक़िस है। शदीद बारिश की वजह से आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। ज़िंदगी मामूल पर आने के लिए मज़ीद 15 से 20 दिन लग सकते हैं। इन हालात में धरानी पोर्टल का आगाज़ क्या दुरुस्त होगा, क्योंकि LRS स्कीम में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। उन अराजियात का मसला भी सामने है। इसके अलावा मुतनाज़िया जायदादों के बारे में हुकूमत ने अब तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है। इन हालात में अगर धरानी पोर्टल को शुरू किया गया तो मसाइल ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाने का खदशा है। हैदराबाद शहर के 3 इलाकों में दशहरा त्यौहार के तोहफे के तौर पर पीर के दिन डबल बेडरूम मकानात अवाम के हवाले किए जाएंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव जियागुड़े में 840, घोड़े की खबर इलाके में 192, कट्टल मंडी में 120 मकानात अवाम में तकसीम करेंगे। जुमला 1152 मकानात की तामीर पर 95 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसको डिग्निटी हाउसिंग प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इन मकानात में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। सबसे पहले जियागुड़ा, उसके बाद घोड़े की खबर और कट्टल मंडी में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में वज़ीर इम्कना प्रशांत रेड्डी, वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर तलसनी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, मकामी अरकान असम्बली, मेयर राम मोहन के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,30,70,315 हो गई है, जबकि इस मोज़ी वायरस से अब तक 11,56,366 अफराद की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 78,64,811 हो गया है, जबकि 1,18,534 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,31,252 हो गई है, जबकि 1,307 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में हफ्ते के रोज़ 978 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 19,465 कोविड-19 मरीज़ों का इलाज चल रहा है। मिट्टी से बनी छत के गिर पड़ने के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 5 ख़वातीन की मौत हो गई। ये ख़ानदान अपने बुज़ुर्ग की बरसी की तकरीब मना रहे थे। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वनपर्ती के बुधारम गांव में पेश आया। कल रात बरसी तकरीब के बाद घर के तमाम अफराद सो रहे थे कि तकरीबन निस्फ शब के बाद अचानक घर की छत उन पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में ये ख़वातीन हलाक हो गईं। ये आबाई मकान कुछ अरसे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। मरने वालों की शनाख्त 78 साला मनियम्मा, 38 साला सुप्रजा, 21 साला वैष्णवी, 18 साला रिंकी और 38 साला उमा देवी के तौर पर की गई है। दीगर 2 इस वाक़े में मामूली ज़ख्मी हुए हैं। इस वाक़े ने गांव में दशहरा त्यौहार के मौके पर गम की लहर दौड़ा दी है। ज़िले के इंचार्ज SP साई शेखर और दीगर ओहदेदार इतला मिलते ही वहां पहुंच गए। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, जिनका ताल्लुक भी वनपर्ती ज़िले से है, उन्होंने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और इसको अफसोसनाक करार दिया। అందరూ అన్నదమ్ములు అక్కడిని వదిలేం పెట్టి రాత్రి నిద్ర చేసి ఉదయం రావాలని అనుకున్నాము. ఇంకా అది బాగానే దర్శనది బాగా ఇల్లు వర్షానికి బాగా మిద్దె నానింది, అది సౌడు మిద్దె. అది మధ్యరాత్రి 12:30కు అది దానంతా కదా కూలిపోయింది, మొత్తం కూలిపోయింది. దాంట్లో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలని, మా తమ్మునికి కానీ గాయాలని. మా తమ్ముని బిడ్డకు 2 బిడ్డలు చనిపోయింది, మా మరదలు 2 చనిపోయింది, మా అమ్మ చనిపోయింది, 5 మంది చనిపోయింది. పండుగ చోట గోపాల్పేట గ్రామంలో గోపాల్పేట మండలం బుద్ధారం గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అనుకున్నది. అందరూ అంటే నరసింహన్ అట ఆయన చనిపోయి సంవత్సరం అయింది. ఆయన సంవత్సరికం గురించి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ రాత్రి భోజనం చేసి
అందరు పడుకున్నారు. పడుకున్న తర్వాత ఒక్కసారిగా ఇంటి యొక్క మిద్దె కూలిపోవడంతో ఆ వరండాలో పడుకున్న 10 మందిలో 5 మంది స్పాట్గా చనిపోయినారు. ఇద్దరికి ఇంజురీస్ అయినాయి. ఆ ఇద్దరిని కూడా హాస్పిటల్కి పంపించినాము తెల్లవారుజామునే. तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में एक मरतबा फिर माओनवाजों ने हलचल मचा दी। इन माओइस्टों ने पुलिस का मुखबर होने के शुबे में एक शख्स को हलाक कर दिया। उस शख्स की शिनाख्त ईश्वर के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस वाक़े के बाद तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इस वाक़े के बाद मरने वाले शख्स के ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वाज़ेह है कि हाल ही में माओइस्टों ने हुक्मरान जमात TRS के लीडर को भी हलाक कर दिया था। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कचरे में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि आज सुबह मोडा मार्केट पुलिस स्टेशन के हदूद में मंदिर के करीब कचरे में अचानक ये धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसने पुलिस को बताया कि वो कचरा चुन रहा था कि इसी दौरान ये धमाका कचरे में हुआ, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया, जिसने इस कचरे के मकाम का मुआयना किया। తిన్నారని అనుకుంటున్నాము. బ్లూస్ టీమ్ వస్తుంది. బ్లూస్ టీమ్ వచ్చి చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసిన తర్వాత చెప్తాం. నథింగ్ టు వరీ. అది ఐఈడి అటువంటిది ఏం కాదు. తిన్నారు పెయింట్లో కలిపి తిన్నారు. 2-3 సందర్భాలలో కూడా 2-3 చోట్ల కూడా ఇలాగే జరిగింది. కాబట్టి నాట్ వరీ, నథింగ్ బ్లాస్ట్ కాదు. ఇది యాక్సిడెంటల్గా వాడు టచ్ చేసినందుకు వారి దృష్టికి తీసుకొస్తాం. మీరు అన్నది చాలా వాల్యుయబుల్ సజెషన్. వారి దృష్టికి తీసుకొస్తాం. మున్సిపల్ వాళ్ళ సిబ్బంది దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తాం. ఆఫీసర్ దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నథింగ్ టు వరీ. నేను అయిపోయి అతని దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు. అప్పుడు ఎట్లా అయింది అనేది కొంచెం తెలుసుకోవడానికి వెళ్తాం. ఈజ్ ఆల్ రైట్. ఇంట్లో కలిపి తిన్నారని అనుకుంటున్నాం. हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में एक लारी ने हलचल मचा दी। इस लारी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में दूसरी गाड़ियों को टक्कर से बचने के दौरान उलट गई। इस लारी के उलटकर नीचे गिरने के साथ ही इसमें से डीजल टैंकर फट पड़ा और डीजल सड़क पर गिरने लगा। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने फायर ब्रिगेड के एहलकारों की मदद से सड़क को साफ करवाया। इस वाक़े में टैंकर का ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हो गए। लारी के कौमी शाहराह पर कावेटपल्ली रूट पर उलट जाने के सबब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के सीतारामपुर में बीजेपी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मुस्तहकम करें। उन्होंने कहा कि तमाम को चाहिए कि वो मिलकर काम करें ताकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान किए गए तरक्याती कामों को आवाम के सामने लाने की भी ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के तमाम कैडर को एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी मुस्तकबिल में आंध्र प्रदेश में मुस्तहकम सियासी जमात के तौर पर उभरेगी। बीजेपी के रियासती सदर सोम वीरराजू, रुकन पार्लियामेंट GVL नरसिम्हा, जनरल सेक्रेटरी N विष्णुवर्धन रेड्डी, बीजेपी उमूर के इंचार्ज सुनील देवधर, केन्नाल लक्ष्मी नारायणा और R किशोर बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे।
గారి నాయకత్వంలో జగత్ ప్రకాష్ గారి నడ్డా గారి నాయకత్వంలో మనము పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రానున్న రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక పటిష్టమైనటువంటి పార్టీగా నిర్మాణం చేసుకొని మరి ఇక్కడ పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత కార్యకర్తలైనటువంటి మనమందరిపైన ఉన్నది. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జగత్ ప్రకాష్ గారి నడ్డా గారి నాయకత్వంలో మనము हालिया शदीद बारिश के तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और दीगर इलाकों में नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद मरकज़ की टीम जल्द ही पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। रियासती हुकूमत अजला में फसलों और इमलाक को हुए नुकसान का जायज़ा लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इब्तदाई तौर पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रियासत के 186 मंडलों में शदीद बारिश की वजह से नुकसानात हुए हैं। इस बारिश की वजह से 885 देहातों के 35,000 मकानात पानी में महसूर हो गए। इस शदीद बारिश की वजह से तकरीबन 1700 मकानात को नुकसान पहुंचा। रियासती हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया है कि शदीद बारिश की वजह से तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2,38,000 एकड़ पर फैली फसलों को इस शदीद बारिश से नुकसान हुआ। विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, कर्नूल अजला में ये शदीद नुकसान हुआ है। त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में वाक़ अपने आबाई मकामात को आने वाले अफराद की सहूलत के लिए आंध्र प्रदेश SRTC की जानिब से चलाई जाने वाली बसें मुसाफिरीन से खाली नजर आईं। कृष्णा ज़िले के ग्रेकापाडू चेक पोस्ट के करीब तेलंगाना से आने वाले मुसाफिरीन के लिए 6 बसों का इंतज़ाम किया गया था, ताहम मुसाफिरीन के ना होने की वजह से ये बसें खाली देखी गईं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP के दरमियान बस खिदमात के ना होने की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम तेलंगाना से AP आने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तेलंगाना की सरहद तक AP की बसें चलाई गईं। तेलंगाना के ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली में माशूका की समाधि के पास आशिक ने खुदकुशी कर ली। महादेवपुर के कुदरूपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले महेश और गीतांजलि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। खराबी सेहत के बाद लड़की की मौत हो गई, जिस पर मायूस आशिक ने आज अपनी माशूका की समाधि के पास जाकर फांसी ले ली। लड़के और लड़की की मौत के बाद इन दोनों ख़ानदानों में गम की लहर दौड़ गई है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने ऋषिकेश से हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी रखने वालों को एक सख्त पैगाम दिया। डोभाल ने कहा कि तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन ये तय है कि जहां से भी खतरा होगा वहीं पर हमला किया जाएगा। NSA ने कहा कि हिंदुस्तान एक महज़िब मुल्क है जो ज़माना क़दीम से मौजूद है। उन्होंने रोशनी डाली कि हिंदुस्तान भले ही 1947 में वजूद में आया हो, लेकिन क़दीम हिंदुस्तानी इल्म साइंस की एक खायल पूरी दुनिया रही है। मज़हब और ज़बान से NSA ने यह भी कहा कि हमारा मुल्क इतना अजीम है कि हिंदुस्तान अपनी भरपूर सकाफ़त और तहज़ीब की वजह से किसी मज़हब या ज़बान के दायरे में नहीं बंधा है, बल्कि इस ज़मीन से वसुदेव कुटुम्बम, हर इंसान में ईश्वर मौजूद है के असर का प्रचार प्रसार हुआ है। सलामती के मुशीर के मुताबिक हिंदुस्तान की एक मुल्क के तौर पर पहचान मजबूत करने और उसको संस्कारी बनाने में यहाँ के संतों और महात्माओं का एक बड़ा ताउन रहा है। इन संतों ने अपने अपने वक्त में हिंदुस्तान की कौम की तामीर में एक अहम किरदार अदा किया। डोभाल ने मिसाल दी कि यहूदी तहजीब 2000 साल कबल वजूद में आई थी, लेकिन 1947 में दुनिया का पहला यहूदी मुल्क 1947 में तश्कील दिया गया। वहीं मिस्र जैसी एक मुतमद्दिन तहजीब का वजूद ख़त्म हो गया। NSA डोभाल ने तमाम लोगों से भी कहा कि वो दुनिया में हिंदुस्तान की रूहानियत का पैगाम आम करें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर लद्दाख का मामला उठाते हुए हुकूमत पर हमला किया। इस बार उन्होंने मोहन भागवत को निशाना बनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरबराह हकीकत को जानते हैं, लेकिन वो सच का सामना करने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि सच ये है कि चीन ने हमारी ज़मीन ले ली है। राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ ट्वीट किया कि भागवत
अंदर की हकीकत जानते हैं, वो सिर्फ इसका सामना करने से डरते हैं। सच तो यह है कि चीन ने हमारी ज़मीन ले ली है और हुकूमत हिंद और आरएसएस ने इसकी इजाज़त दे दी है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सालाना दशहरा रैली से खिताब करते हुए भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान को ताकत और दायरेकार के शोबे में चीन से बड़ा होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए शक्तिकांत दास ने बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने अपने राब्ते में आने वाले लोगों से होशियार रहने को कहा। दास ने कहा कि रिजर्व बैंक का काम आसानी से जारी रहेगा। मैं फ़ोन या वीडियो कॉल के जरिए सभी डिप्टी गवर्नर्स और दीगर अफसरान से राब्ते में रहूँगा। बता दें कि शक्तिकांत दास के अलावा इस वक्त मुल्क में बहुत सारे बड़े रहनुमा कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। उनमें महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और बिहार के नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं। वहीं नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान समेत मरकज़ी हुकूमत के मुतअद्दिद वज़रा कोरोना की जद में आ चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को विजयदशमी के मौके पर मुल्क की आवाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार बहरान पर सब्र की जीत का त्यौहार है। वज़ीर आज़म ने रेडियो पर नशर मन की बात प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में आज कहा कि दशहरा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, लेकिन ये बहरानों पर सब्र की जीत का त्यौहार भी है। हम जिस तरह से आज कोरोना के अहद में सब्र के साथ जी रहे हैं और मर्यादा के साथ त्यौहार मना रहे हैं, इसके लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी जीत यकीनी है। मोदी ने कहा कि पहले माँ दुर्गा के पंडालों और दशहरे के मेले जैसी भीड़ इकट्ठी होती थी, लेकिन इस मरतबा उसकी हैयत बदल गई है। रामलीला का इनेकाद भी पुरकशिश था, लेकिन इस बार इस पर भी पाबंदी लगी है। नवरात्रि में गुजरात के गरबा की गूंज रहती थी, लेकिन ऐसे इनेकाद भी अब बंद हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले ईद, शरद पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती, धनतेरस, गुरु नानक जयंती और छठ जैसे त्योहारों में भी हमें कोरोना बहरान के अहद में इसी तरह मुहतात रहना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में माँ के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के स्मार्टफोन मार्केट से अब कोविड-19 वबा का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि तीसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के दौरान स्मार्टफोन शिपमेंट में 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। कैनालिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्वार्टर के दौरान रिकॉर्ड 50 मिलियन यानी 5 करोड़ यूनिट का शिपमेंट हुआ है। ये किसी भी सिंगल क्वार्टर में स्मार्टफोन शिपमेंट का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड शिपमेंट को लेकर कैनालिस के एनालिस्ट एडवर्ड मैडिकर ने कहा कि स्मार्टफोन की सेल तेज़ी से बढ़ी है। मुल्क में लंबा लॉकडाउन हटने के बाद बाजार में तेज़ी दिख रही है। लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन्स की मांग बढ़ी है, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ने फेस्टिवल सीजन में रिकॉर्ड स्मार्टफोन सेल किए हैं। यही वजह है कि बाजार फिर से गुलजार हो रहा है। हर साल स्मार्टफोन मार्केट के लिए साल का तीसरा क्वार्टर काफ़ी अहम होता है, क्योंकि इस दौरान फेस्टिवल सीजन के चलते बिक्री बढ़ जाती है। स्मार्टफोन शिपमेंट मार्केट के पिछले 4 साल के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ये पहला ऐसा मौका है जब शिपमेंट का ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया है। 2017 और 18 के तीसरे क्वार्टर में करीब 40 मिलियन यानी 4 करोड़ यूनिट का शिपमेंट हुआ था, जबकि 2019 के तीसरे क्वार्टर में शिपमेंट का आंकड़ा 46 मिलियन 4 करोड़ 60 लाख यूनिट तक पहुंच गया था। हालांकि इस बार 50 मिलियन यानी 5 करोड़ यूनिट के साथ नया रिकॉर्ड बन गया है।
इस साल जून में लद्दाख में चीनी फौजियों से झड़प में 20 हिंदुस्तानी जवानों के शहीद होने के बाद मुल्क में चीनी प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की मुहिम शुरू हुई थी। सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई अब चीनी कंपनियों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा, लेकिन तीसरे क्वार्टर के स्मार्टफोन शिपमेंट ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। इस दौरान चीनी कंपनी शाओमी ने 13.1 मिलियन यानी 1 करोड़ 31 लाख यूनिट का शिपमेंट किया और उसका मार्केट शेयर 26.1% रहा। बीते साल के मुकाबले उसकी सालाना ग्रोथ 9% रही। हालांकि दूसरे नंबर पर साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग रही। इस दौरान सैमसंग ने 10.2 मिलियन यानी 1 करोड़ 2 लाख यूनिट का शिपमेंट किया और उसका मार्केट शेयर 20.4% रहा। इसके बाद अगले 3 पायदान पर चीनी कंपनी वीवो, रियलमी और ओप्पो का दबदबा रहा। 2019 में हिंदुस्तानी बाजार में शाओमी की सबसे ज़्यादा 28% हिस्सेदारी थी। 2018 में भी कंपनी की इतनी हिस्सेदारी थी। दूसरे मकाम पर 21% हिस्सेदारी के साथ सैमसंग रही। हालांकि 2018 के मुकाबले कंपनी को 3% का नुकसान हुआ। इसके बाद वीवो, रियलमी, ओप्पो जैसी चीनी कंपनियों का दबदबा रहा। इन कंपनियों की बिक्री में 2018 के मुकाबले में काफ़ी इजाफा हुआ है। दुनिया भर के कई मुल्कों में 5G नेटवर्क शुरू हो चुका है, तो कई मुल्क इसका ट्रायल शुरू करने वाले हैं। इस बीच इंटरनेट स्पीड का टेस्ट करने वाली कंपनी ओपन सिग्नल ने 5G नेटवर्क से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है। इसके मुताबिक दुनिया में सबसे तेज़ 5G डाउनलोड स्पीड सऊदी अरब में है, जबकि दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है। ओपन सिग्नल के मुताबिक सऊदी अरब में 5G नेटवर्क पर एवरेज डाउनलोड स्पीड 377.2 Mbps रहा, जबकि साउथ कोरिया में 5G नेटवर्क पर एवरेज डाउनलोड स्पीड 336.1 Mbps रही। रिपोर्ट में 15 मुल्कों में 5G स्पीड से जुड़ा 1 जुलाई से 28 सितंबर तक का डेटा शामिल किया गया है। 377.2 Mbps का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 377.2 MB डेटा डाउनलोड किया जा सकता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 1 GB की कोई भी मूवी आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 सेकंड का वक्त भी नहीं लगेगा, यानी पलक झपकते ही मूवी डाउनलोड हो जाएगी। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 4G डाउनलोड स्पीड 30.1 Mbps है, जो 5G के मुकाबले में 12.5 गुना कम है। वहीं इसके मुकाबले हिंदुस्तान की 4G स्पीड से की जाए तो ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो की मैक्सिमम 4G डाउनलोड स्पीड 33.3 Mbps है, यानी सऊदी अरब की 5G डाउनलोड स्पीड हमारे यहाँ की 4G स्पीड से 11 गुना से भी ज़्यादा तेज़ है। कई मुल्कों में 5G नेटवर्क की तोसी तेज़ी से हो रही है, जिसमें साउथ कोरिया भी शामिल है। ये फ़िलहाल गैर स्टैंड अलोन मोड पर नेटवर्क की सर्विसेज देते हैं, जिसे 4G नेटवर्क से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। साउथ कोरिया में 5G नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए यूज़र्स ने 22.5% ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। पिछली रिपोर्ट में ये आंकड़ा 20.7% था। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में अंदाज़ा जताया गया है कि ए सर्कल और मेट्रो शहरों के लिए 78,800 करोड़ रुपये से लेकर 1,30,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है, जबकि सिर्फ मुंबई में 5G के लिए 10,000 करोड़ रुपए के सरमाए की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ ट्राई ने 100 मेगाहर्ट्ज़ मिड बैंड स्पेक्ट्रम के लिए 8,400 करोड़ रुपए प्राइस रिजर्व किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 9,000 साइट्स के लिए 20 लाख फी साइट्स की कीमत बढ़ाई गई तो लागत 1,800 करोड़ रुपए और बढ़ जाएगी। इससे कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी तरह दिल्ली में भी 5G रोल आउट के लिए 8,700 करोड़ रुपए की लागत का अंदाज़ा लगाया गया है, जबकि हुकूमत ने 100 मेगाहर्ट्ज़ मिड बैंड स्पेक्ट्रम के लिए बेस प्राइस 6,900 करोड़ रुपए रिजर्व किया है। नाजरीन, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।